हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इजी टू लर्न क्लासेस। स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और उसी के लिए मैंने अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है आपका सामाजिक विषय का, स्टूडेंट मैं आपको उसकी तैयारी कराने की पूरी मैंने ठान ली है मन में। और आपका सामाजिक विषय है तो ये आपका कक्षा 10 का, इसके लिए मैंने आपकी 100% मार्क्स की तैयारी है उसकी मैंने जो पूरा तैयार किया है, पूरा एक रूपरेखा तैयार की है। और तो इसमें कितना क्या आना है मैं ये आपको समझाऊंगी। तो इसमें देख रहे हैं आप प्रश्न पत्र की रूपरेखा व अंक विभाजन, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे आपके, ये आपके 12 आएंगे, ठीक है। 4 आपके हिस्ट्री से, 2 आपके सिविक्स से, 4 आपके ज्योग्राफी और 2 आपके इकोनॉमिक्स से। तो कुल मिला के 12 क्वेश्चन आपके ये आएंगे। ये 12 नंबर का, एक प्रश्न जो है वो आपका एक नंबर का होगा, ठीक है। अतलोत्तरी प्रश्न आएंगे, ये स्टूडेंट आपके 6 आएंगे प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न जो आपका 2 नंबर का होगा। तो ये कुल आपके यहाँ पे ये 12 नंबर होते हैं, ठीक है। ये आपको 12 नंबर मिलेंगे, आप तैयारी करेंगे तो, ठीक है। लघुत्तरी प्रश्न स्टूडेंट आपके 4 आएंगे, ये आपके 3 नंबर के होंगे, और ये भी 4 3 12, यानी ये भी आपके 12 मार्क्स के नंबर मिलने वाले हैं आपके लिए स्टूडेंट। और उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न स्टूडेंट है, ये आपके 4 आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, चारों से आएंगे ये। तो ये आपका एक प्रश्न जो है आपको 6 नंबर का होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 नंबर का है, ये प्रश्न 2 नंबर का है, और ये मतलब तो 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। ये नंबर है आपको, देख रहे हैं आप ये। तो ये इस तरह से 4 6 24 नंबर आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के स्टूडेंट आपके होते हैं 60 नंबर ये, यानी आपको बहुविकल्पीय, अतलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आपको कुल 60 नंबर के आने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपके इसमें 2 मैप आएंगे स्टूडेंट आपको भरने के लिए, वो आपको मैं मैप भरने भी आपको सिखाऊंगी कि मैप कैसे भरा जाता है। एक आपका जो मैप आएगा, मैप आपको जो है बोर्ड में 2 मिलेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आप लोगों के लिए। तो एक जो उसमें प्रश्न होंगे स्टूडेंट, वो 5 प्रश्न आएंगे, उसमें उनका उत्तर बताना है, उसको उसमें आपको मैप में भरना भी है। तो 5 तो इतिहास से नहीं, ऐतिहासिक आएंगे, मानचित्र आएगा। दूसरा स्टूडेंट भूगोल का, यानी भौगोलिक मानचित्र के लिए आपका भरने के लिए नक्शा आएगा। तो ये 5 5 करके 10 नंबर ये हो गए, तो 60 ये और 10 ये, 7 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी 30 नंबर का तो आपको इंटरनल मार्क्स है, वो तो आपको मिल ही जाएंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपकी पूरी 100% नंबर की मैं तैयारी करवाने का मैंने जो टारगेट लिया है वो आपको करवा रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि बहुविकल्पीय आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के। लघुत्तरीय 6 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। लघुत्तरीय 4 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, और दीर्घ उत्तरीय 4 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरा ये देख लीजिए जो मैंने तैयारी की है, आपके 100% का जो मैंने टारगेट लिया है आपको दिलाने के लिए। तो इसकी मैंने कंप्लीट तैयारी है, आप इसको देख लें और इसको आपको ये करना है, ठीक है। उसी तरह से आप इसको तैयारी करेंगे, अच्छी तरह से मेरे साथ तैयारी करिए। मैं आपको इसी तरह से आप देख लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपको आपके सामाजिक विषय में 100% की आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो हम स्टूडेंट इसी क्रम लेते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट लेते हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विषय बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, आप देख रहे हैं ये। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक जो क्वेश्चन आंसर आपको मैंने लिए हैं, इसमें से जो आपके पेपर में आप देखेंगे तो ये आपके आएंगे ही। और आपके लिए इसकी आपको पूरी पक्की तैयारी करनी है आपके स्टूडेंट। और आपका ना जो टारगेट आपका 195+% का है, तो वो आपको पूरा अचीव करना है, ओके। तो आप देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपको स्टूडेंट मैंने 4 आपके हिस्ट्री से आएंगे, 2 आपके सिविक्स से आएंगे, 4 आपके ज्योग्राफी यानी भूगोल से आएंगे, 2 इकोनॉमिक्स यानी आपका अर्थशास्त्र से आएंगे। क्योंकि सामाजिक विषय में आपके 4 हैं, तो 4 में से ये इस प्रकार से नंबर आएंगे, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किए हैं, जो आपके हर साल एग्जाम में आए, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके ये हर साल एग्जाम में आते हैं। तो अधिकतर आप देखिए वही आएंगे, इस बार भी आपके आने वाले हैं। पहला स्टूडेंट है, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। तो स्टूडेंट जर्मनी भी नहीं है आपका, इटली भी नहीं है, इंग्लैंड भी गलत ऑप्शन है आपका। जो सही ऑप्शन स्टूडेंट है वो फ्रांस, यानी फ्रांस जो नेपोलियन था वो फ्रांस के रहने वाले थे। इस तरह से आप कहते हो तो स्टूडेंट आपका 1 नंबर ये पक्का, ठीक है, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस ये भी गलत, चंद्रशेखर आजाद ये भी गलत, भगत सिंह ये भी गलत, महात्मा गांधी ये आपका राइट आंसर है,
तो इसके लिए आपको, अगर आप ये महात्मा गांधी लिखते हैं, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया, तो यहाँ इसके लिए आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आपका थर्ड है यंग इटली सोसाइटी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आपके लिए करना है, ये आपके मैजनी है। ठीक है, तो ये गैरीवाल्डी भी गलत, काबूर भी गलत, बिस्मार्क भी गलत, इसके आपको जो है सही आंसर आपका है मैजनी। ठीक है, तो ये आप इसके लिखते हैं तो यहाँ आपको 1 नंबर पक्का इसका मिलेगा। ठीक है, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार आपको रिकमेंड कर रही हूँ आपके लिए मैं। और मैंने मिसलेनियस लिए हैं, इसमें आपके हिस्ट्री के भी हैं, सिविक्स भी है, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स से सारे मिसलेनियस मैंने लिए हैं। ठीक है, सभी मिसले लिए हैं। ठीक है, तो आप इसको करेंगे, इसको आप मेरे साथ याद करते चले जाइए, आप देखेंगे कि आपको पढ़ते पढ़ते लिखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। तो स्टूडेंट इसका जो मुख्यालय है वो ना तो वाशिंगटन में है, ना जिनेवा में है, ना ही ऑस्ट्रिया में। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ये आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आपका इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? नेपोलियन, विलियम प्रथम, ऑटोवान बिस्मार्क, गैरीवाल्डी। तो नेपोलियन भी गलत, विलियम प्रथम भी गलत, ऑटोवान बिस्मार्क भी गलत, इसके जो है गैरीवाल्डी। इटली का एकीकरण गैरीवाल्डी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ आप इसको करते हैं तो यहाँ आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? ठीक है, इसको आपने पढ़ा होगा ये। तो ये आपका 1919, 1920, 1922, 1923। तो स्टूडेंट आपका ये 1919 भी गलत, 1922 भी गलत, 1923 भी गलत। लेकिन राइट आंसर स्टूडेंट है 1920। तो महात्मा गांधी ने अशोक आंदोलन 1920 में आरंभ किया था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट आपका इसी में है नंबर 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930, 1935। तो उसका स्टूडेंट राइट आंसर है इसमें 1930। ये आपका राइट आंसर है, बाकी आपके ये सारे आंसर आपके ये गलत है। ठीक है, अब इस तरह से आप करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ आपको 1 नंबर ये पक्का मिल जाएगा, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हर वर्ष आते हैं और ये तो इस तरह का क्वेश्चन है, या तो अब कम्पटीशन लेवल के एग्जाम में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, आपके आगे फ्यूचर के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है ये। तो जो कपास की खेती स्टूडेंट है वो आप याद कर लीजिए, काली मिट्टी में ही होती है। तो काली मृदा कहते हैं मिट्टी के लिए, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा अर्थात मिट्टी। ठीक है, तो कपास की खेती स्टूडेंट होती है हमारी काली मिट्टी में। ठीक है, तो काली मिट्टी इसका सही राइट आंसर है, और बाकी ये सारे आंसर आपके ये गलत है। तो यहाँ इसको आपको 1 नंबर पक्का ये मिल जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? अब स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन ऐसी से संबंधित है कि काली मिट्टी आखिर किस राज्य में पाई जाती है? तो स्टूडेंट जो काली मृदा है वो गुजरात में पाई जाती है। मैं एकदम राइट आंसर बता रही हूँ, काली मृदा कहाँ, मिट्टी कहाँ, मृदा यानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ध्यान कर लीजिए, मृदा मिट्टी को कहते हैं। कहीं आपका हो जाए तो आप सोचे मृदा अलग चीज होती है, मिट्टी अलग होती है, तो मृदा मिट्टी को कहते हैं। तो काली मृदा जो गुजरात में पाई जाती है। बाकी के तीनों आंसर ये गलत है, और आप इस तरह से ये करते तो आपको यहाँ 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 10 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपको स्टूडेंट पढ़ा होगा, आप लोगों को विनोबा भावे जी ने चलाया था चिपको आंदोलन के लिए, और ये वनों से संबंधित है, क्योंकि जब वनों कटाई चल रही थी तो पूरे वन कट चुके थे। तो विनोबा भाई जी ने एक आंदोलन चलाया था कि जो भी अगर कोई वन को काट रहा है तो उस पेड़ से उसको बाहों में भर लो, उसको मतलब उसको जो उसके पेड़ से चिपक जाओ। कहने का सेंस ये है, पेड़ को उसके लिपट जाओ। तो जब पेड़ काटने के लिए आते थे तो लोग उसको पेड़ से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। तो ये वन संरक्षण के लिए है, कोई वनों कटाई हुई थी तो ये आंदोलन वन के संरक्षण के लिए है। ये सब तीनों ऑप्शन बाकी इसके लिए गलत है, तो ये राइट आंसर यहाँ इसके लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। नंबर 11, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? वैसे तो आपने सुना है कि चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन चेरापूंजी में जगह है मासिन राम। तो सबसे ज्यादा वर्षा जो है चेरापूंजी में मासिन राम में होती है। ठीक है, तो मासिन राम इसका राइट आंसर है, इसको आप कर लेंगे यहाँ, इसके लिए आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल होती है? यहाँ भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, रबी की फसल, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट रबी और खरीफ में स्टूडेंट जो है आप लोग कंफ्यूज जाते हैं, और उसमें पता चलता है कि रबी की फसल कौन सी होती है तो खरीफ की। तो मैंने स्टूडेंट्स की एक ट्रिक निकाली है।
आप टिक देखेंगे तो आपको भी हंसी आएगी, मैडम ने कैसे टिक निकाली है। तो रबी में भी 2 अक्षर हैं, रा और वी, और यहाँ गया गेहूं में भी 2 अक्षर है, 1 और 2 और 1 और 2। तो रबी से मतलब गेहूं, जो रबी की फसल है वो गेहूं की फसल, ये राइट आंसर है। उसी प्रकार से मैंने लिया खरीफ। खरीफ में कितने अक्षर स्टूडेंट है? 3 अक्षर स्टूडेंट है खरीफ में। देखिए आप, अगर मैं हाथ चलाऊंगा आपके लिए, खरीफ और चावल, ये 3 अक्षर है तीनों में है। तो चावल के समय जो फसल होती है, यानी धान के समय, चावल तो लीजिए 3 आ जाते हैं तो उसका एक टिक बन जाएगी। तो चावल के समय जो भी फसल होती है, जिसमें धान की फसल होती है, चावल फसल होती है, उसमें तो बहुत सारी फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं। ये आप टिक समझ लीजिए। जब चावल की फसल होती है तो आप सभी जानते हैं चावल की फसल किस मौसम में होती है, उसमें जो भी फसलें होती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाई जाती हैं। और इस प्रकार से स्टूडेंट रबी यानी गेहूं, 2 अक्षर वाले आप टिक जो बताई जा रहे हैं, तो जो गेहूं के समय जो भी फसलें बोई जाती हैं वो रबी की फसल कहलाती हैं। और उसके बीच जो भी फसलें होती हैं, टमाटर, वो सॉरी तरबूज है, ककड़ी है, ये स्टूडेंट ना तो इन दोनों के बीच में बोई जाती हैं, तो इसे बोलते हैं जायद की फसलें। ठीक है, तो आपको मैं समझती हूँ कि आप 2-3 अक्षर आपके क्लियर हो गए होंगे। और ये किसी प्रकार से आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे कि रबी की फसल था गेहूं के समय जो फसल होती हैं वो हो गई रबी की फसल, जो चावल की खेती है, धान की खेती समय जो फसल होती है वो हो गई आपकी खरीफ की फसल। और दोनों के बीच में जो फसल, जो आपकी ककड़ी है, तरबूज है, ये आपकी इस प्रकार जिस समय वो जो फसलें जो भी होती हैं वो आपकी हो जाएंगी जायद की फसलें। तो इस तरह से आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आपका है भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो स्टूडेंट ये चलाया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। जो भूदान आंदोलन था स्टूडेंट, ये विनोबा भावे जी के द्वारा चलाया गया था, जो जिसको भूदान, ठीक है, तो उसको आप कर लेते हैं। तो यहाँ आपको इसके 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने चलाया था, देखो आप कर लीजिए स्टूडेंट। इसी नेक्स्ट स्टूडेंट आपका जो मैंने क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा है? निम्नलिखित में तो कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा है? कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा है? तो ये कोयला गलत, पेट्रोलियम गलत, आपका प्राकृतिक गैस। जो उसमें सौर ऊर्जा है स्टूडेंट, ये हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ये आप करते हैं, यहाँ आपको नंबर पक्का मिल जाएगा। झरिया प्रसिद्ध है। अब खाने आप समझ, झरिया खान, कोयलारी खान, ऐसे आपके खाने सुनते, झरिया को प्रसिद्ध है। तो झरिया स्टूडेंट प्रसिद्ध है, ये आपकी कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है स्टूडेंट? ये कोयले की खान। तो यहाँ इसके लिए आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा, क्योंकि ये आपके कोयले की आपको जो नक्शे में जाता है कि कोयले की खान कहाँ पाई जाती है, उससे स्थान भरी यहाँ पे कोयला पाया जाता है, तो झरिया वो प्रसिद्ध जगह नाम झरिया है। तो इस तरह से आपके 2 प्रश्न जो आपको तैयार हो रहे हैं इसमें, एक तो आपका ये मैप में भी आ सकता है, और दूसरा आपका जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर 60, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? यानी निर्यातक यानी बेचने वाला। आयात कहते हैं खरीदने के लिए, कि जो कोई विदेश से खरीद हम आयात करना कहते हैं उसके लिए, जो हमारे अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं, हम बेच देते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं निर्यातक। तो भारत क्या निर्यातक नहीं है? कॉफी भारत में भरपूर मात्रा में होती है, तंबाकू भी खूब होती है खेती, और चाय भी। आपको चाय में तो असम चाय, ये तो हमारा देश चाय के मेन नंबर 1 पर है। लेकिन उर्वरक, इसको हम आयात करते हैं, तो ये हमारा निर्यातक उर्वरक जो है यानी खाद है, ये आपका राइट आंसर है। ये सही आंसर है। उर्वरक जो है भारत निर्यातक नहीं है, बाकी तीनों चीजों का निर्यात भारत है। भारत इन तीनों काफी, तंबाकू, चाय, इन तीनों चीजों भारत दूसरे देशों के लिए बेचता है, लेकिन उर्वरक ये इसका निर्यात नहीं है, नहीं बेचता। ठीक है, तो यहाँ आपका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो स्टूडेंट ये आपको बता दें कि सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय है वो स्टूडेंट हरियाणा की है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, अच्छी है। और बाकी बिहार, राजस्थान, यहाँ तो बिल्कुल ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय कम है, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा है। अगर आप ये लिखते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ पे आपको ये पक्का मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 18 है स्टूडेंट, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1973, 1980, 1975, 1989। तो स्टूडेंट ये 1973 टाइगर प्रोजेक्ट आप याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, सन याद कर लीजिए इसकी। तो 1973 में आपका जो टाइगर प्रोजेक्ट जो है प्रारंभ किया गया था। नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? मतलब परिवहन यानी जो परिवहन आने जाने के साधन है वो कौन से? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, जो सड़क परिवहन है वो सबसे ज्यादा भारत में प्रमुख है। वो सड़क पे जो मार्ग है उसका इस्तेमाल सबसे अधिक होता है।
ठीक है। तो सड़क परिवहन यानी सड़क का जो सड़क की यात्रा सड़क परिवहन ये नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा प्रमुख साधन भारत के अंदर ये करते हुए आपको यहाँ नंबर 1 मिल जाएगा। बाकी ये तीनों साधन जो है ये है तो साधन, लेकिन बेस्ट साधन आपका सड़क परिवहन है, तो इसको आप टिक कर सकेंगे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, फिर समझ लीजिए। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर, 5 सितंबर, 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, अगस्त, सॉरी 14 नवंबर, 5 सितंबर, 10 दिसंबर, 15 अगस्त। तो उसका राइट आंसर स्टूडेंट है 10 दिसंबर, ये आप याद कर लीजिए इसके लिए, तो ये 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा करने का। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं, औसत आय, तो कुल आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी। तो स्टूडेंट जो प्रति व्यक्ति आय होती है, प्रत्येक व्यक्ति की जो आय निकलती है उसको हम औसत आय कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय आपका राइट आंसर है। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है, तो कौन सा जो आपको इसमें जो देना है आपको, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसमें जो है प्रथम प्राथमिक क्षेत्र जो है हमें सबसे अधिक रोजगार देता है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसे कर लीजिए याद आप लोग। नंबर 23 है जो मैंने लिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। निम्न बताओ उत्पादन का साधन क्या है। उत्पादन है वो कैसे होता है, पूंजी से, लाभ से, सेवाएं से, कर से। तो स्टूडेंट आप भी जानते हैं अगर पूंजी होगी तो हम किसी प्रकार का उत्पादन जो है हम शुरू करते हैं, हमारे पास पूंजी है का साधन है, तो बाकी पूंजी से तो बाकी साधन खरीदे जा सकते हैं, तो इसलिए पूंजी जो है बेस्ट है उत्पादन के लिए, तो पूंजी हमारे पास होगी तो हम उत्पादन कर सकते हैं। इसी क्रम में स्टूडेंट हमारे जो मैंने अब इसके बाद मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट, हालांकि मैं आपको इसके बाद में बहुविकल्पीय या लघुत्तरीय प्रश्न लेने चाहिए थे, लघुत्तरीय मुझे इसके बाद मुझे, ठीक है। तो लेकिन अब मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए मैं दीर्घ उत्तरीय ले लिया, क्योंकि जो आपको जो आपको लघुत्तरीय प्रश्न है या अतिलघुत्तरीय प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी मैं, लेकिन अभी मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो बनाने के बाद तो आपको याद हो जाएंगे वीडियो देखते ही, तो मैं क्यों ना आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ले लूँ, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहते हैं। ये आपके 4 आएंगे और ये 6 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो जिससे कि आप इसको जब तक मैं दूसरा वीडियो बनाऊं तब तक आप इनको याद कर लें, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी के साथ में ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैंने लिया है, ठीक है ना। तो इसको आपको करना है, इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो आपके पेपर में आप देखेंगे, तो आपको ये जब आपका एग्जाम होगा सामाजिक विषय का, तो वो आपको जो मैं समझती हूँ 9 तारीख को है, वो आपको इसमें ये प्रश्न को उत्तर आप देखेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए, आपका ये दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और ये आपका भारत में राष्ट्रवाद इसलिए मैंने चैप्टर का नाम इसी लिख दिया, शुरू में मैंने आंसर नहीं लिखे, लेकिन मैंने आपको चैप्टर का नाम लिख दिया जिससे कि आप उससे उसको याद करें, जो आपके नोट्स बने हुए हैं उससे आप इसके लिए याद कर लें, ठीक है। कुछ लिखने में तो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए, इसलिए मैंने इनके लिए क्योंकि लघु उत्तरीय अतिलघु उत्तरीय मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय है मैं उनको केवल आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, इसके आपको आंसर स्वयं याद करने हैं। अगर आपको नहीं है तो अगर कोई आपको नहीं मिल रहे हैं तो कृपया मुझे आप कमेंट्स करके बताएं, तो उसका मैं फिर आंसर आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपका जो पहला प्रश्न है ये आपका भारत में राष्ट्रवाद से लिया गया है। नंबर 2, मृदा पतन से आप क्या समझते हैं या मृदा पतन से क्या अभिप्राय है। मृदा पतन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, ये आपका संसाधन एवं विकास मैंने चैप्टर से लिया है, ठीक है। तो यानी मृदा पतन से क्या अभिप्राय है, मृदा पतन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट नंबर 3, चिपको आंदोलन क्या है, ये आपका वन एवं वन्य जीवन संसाधन, यहाँ से आपको इस चैप्टर से आपको ये लेना है। नंबर 4, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं, मुख्य समस्याएं 3 कृषि के कार्य में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं उनका आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो ये आपका वन एवं वन्य जीवन संसाधन से ये भी आपका क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो 100% मार्क्स आपको लाने हैं तो आपको इसी तरह से चलना है, मेरे साथ में आपको मेहनत मिलकर करनी है। मैंने भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ उसमें, आप देखें तो मैं आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं बताऊँ उसमें से मैक्सिमम फंसे, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो सब फंस भी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य क्या है, ये आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से मैंने ये लिया है, इसको आप कर लीजिए। तो ये सारे आप देख रहे हैं, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप टिक लगा लें, जिस प्रकार से आपको बेहतर लगे कर लें आप। तो आपको ये मैंने आपको जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है मैं इनको आपको याद करूँगी, शेष में भी मैं अभी याद बताऊँ, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप सोचा, इसलिए अभी इतने 5 दिए हैं कि आपको इनको तब तक इनको याद कीजिए। इसमें से आपको आप देखेंगे आपके जो बोर्ड एग्जाम जो परीक्षा में आप बैठे होंगे हॉल में, तो आपको इनमें से आपको प्रश्न जरूर नजर आएंगे। तो इसी से मैंने क्या, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो कृपया आप सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करूँगी आप को लगेगा कि वास्तव में मैडम मेहनत कर रही हैं, और लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके स्टूडेंट, और प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें या नोट कर लें कहीं, जिससे कि आप इनको उत्तरों को लिख लें, लिख लें, या चाहे तो इसका आप टिक भी कर सकते हैं, आप इनको हैंड टू हैंड याद भी कर सकते हैं। जो मैंने ये दिए हैं, ये तो जैसा आपको बेहतर लगे उस प्रकार से आप कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपके सारे आपके ये लगा लीजिए निशान। नेक्स्ट भी मैंने जो बनाया है इसका भी आप देख लीजिए, ये आप इसको भी आप लगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई जो चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप काम चला सकते हैं, और चाहे तो आप इनको अपने टिक करके या याद हैंड टू हैंड याद करके भी आप इसका कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट।